नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। भारतीय अवाम ताकत दल जो यूट्यूब के संदेश के माध्यम से पूरे सभी अपने भारतवासियों को 135 करोड़ अपने भारतवासियों को या हमारे अपने भारतीय भाई बहनों को भारतीयता के सूत्र में बांधने के लिए, भारतीय एकता स्थापित करने के लिए और भारतीय भाईचारा, भारतीय सद्भाव को लाने के लिए। और जब 135 करोड़ की बात की जाती है तो शुद्धतः वह सभी के लिए है, उसमें कोई भी अपवाद नहीं, किसी को नहीं छोड़ना है। बस यही है कि जो संकीर्ण वो एक आइडेंटिटी माने पहचान, उसको त्याग देना होगा, क्योंकि भारतीय पहचान बहुत ऊंची है, बहुत महान है। जैसे हम अपने को कहें भारतीय या फिर इसके बाद हम कहें कि हम हिंदू या ठाकुर, बहुत ही गंदा लगता है। उसी प्रकार वो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, भारतीय हैं और वो हमारे बराबर हैं। फिर कोई पासी कहे, राजभर कहे, वो बहुत ही बौना लगता है। वो खुद अपने भारतीय समझें और दूसरे भारतीय भाई बहन भी उनको भारतीय के रूप ही समझें और सारा आचरण व्यवहार और हर गतिविधि में, जैसे मान लीजिए कि गांव की कोई समस्या है, उदाहरण के लिए गांव की कोई समस्या है, कोई किसी ऐसे भारतीय भाई या बहन में यह योग्यता है कि वह उसको समझा करके सुलझा सकता है, तो फिर भारतीयता के दृष्टिकोण का यह तकाजा है कि कदापि ये न सोचें कि वो इस जात का, उस जात का। जब ये भावना आ जाएगी ना, तो फिर पूरा भारतीयता का जो एडिफिस है, जो महल है, वो ढह जाएगा। ऐसा नहीं करना है। वो यदि योग्य है फिर नहीं दिखना कि वो जो संकीर्णता वाली बात की वो इस जात का है, बिल्कुल गलत। ऐसा नहीं करना है। तो योग्यता जो है हमारे सभी भारतीय भाई बहनों में है। अवसर की बात है और कुछ संसाधन की भी बात होती है, तो हर एक में योग्यता होती है और वो किसी समस्या का समाधान आपको दे सकते हैं, गांव के राज्य में भी दे सकते हैं। और लेकिन उनकी इस काबिलियत को पहचान करके उनको ये जिम्मेदारी देनी चाहिए और फिर कोई और विचार मस्तिष्क में, अपने जहन में
नहीं लाने चाहिए। तो कुछ इस संबंध में सुखद समाचार, सुखद डेवलपमेंट्स हम सभी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के साथ साझा करना चाहेंगे कि ये बीजेपी के सिखाए हुए, हम नहीं कहते कि पूरा बीजेपी का कैडर इस टाइप का है। देखिए, बीजेपी में जो कैडर है, जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं, जो जमीन से जुड़ा जो नेतृत्व है, वह भी किसी उद्देश्य बस जो है बीजेपी के साथ जुड़ा था। इसमें कोई शक नहीं है। वो सिर्फ वो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की तलाश में, उसकी खोज में वो बीजेपी के साथ जुड़ा। भारतीय जनता दल का बस यही कहना है कि जिस तलाश में आप गए थे वो चीज़ उसके पास है नहीं। वो चीज़ उसके पास है ही नहीं। वो बस अपनी एक कुत्सित माने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो इस तरह के तमाम स्टिकर वो बनवाया हुआ है कि ये राष्ट्रवाद है, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। ऐसा कुछ स्टिकर तो आजकल बहुत कुछ चल रहा है। तो स्टिकर से काम नहीं चलता है। वो चलता है कि आपकी सोच क्या है, आपका व्यवहार क्या है, आपका आचरण क्या है, उससे बात बनती है, उससे सारी चीज़ें जो है परिलक्षित होती हैं। तो ये बीजेपी का बहुत छलावा है कि उसने राष्ट्रवाद का स्टिकर लगाया और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का स्टिकर लगाया। अब उसका जो असलियत है, उसका जो आचरण व्यवहार है, वो हमारे देश के सामने, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम के सामने बिल्कुल साफ दिख रहा है कि सिर्फ वोट लेने के लिए, और वोट लेने के बाद उनकी असलियत आ गई कि वो देश के दुश्मनों को वो उनकी रक्षा कर रहे हैं और ऐसी साजिश कर रहे हैं कि ये देश के दुश्मन हमारे देशवासियों के आगे वो दुश्मन के रूप में बेनकाब ना होने पाए। ये साजिश बीजेपी कर रही है। अब जैसे राहुल, ये कितना खतरनाक गद्दार इस देश का है, उसको बचाने के ये तमाम जो है उपाय ये कर रहे हैं और किस तरह से संबोधन कर रहे हैं। अब जैसे राहुल गांधी है, बताया भी गया और बताया भी जाएगा, क्योंकि मैंने डोकलाम के मुद्दे से लेकर के उसके पहले भी जो SC/ST एक्ट था और जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधन कर दिया था। पहले उसमें प्रावधान था कि भाई यदि कोई शिकायत आई और शिकायत आते ही जो है बगैर किसी जांच पड़ताल के, बगैर किसी इंक्वायरी के गिरफ्तारी हो जाती थी। तो इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ऐतराज़ था कि नहीं भाई, पहले जांच पड़ताल हो और कोई तथ्य निकल के आता है तो तथ्य के आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है। और बात ये जायज़ लगती भी है, ऐसी बात नहीं है। तो उसको इसने खारिज कर दिया। जैसे भी इतने ही प्रावधान को भाई की गिरफ्तारी हो, लेकिन वो जांच पड़ताल या इंक्वायरी के बाद हो। अब इसको राहुल गांधी, जो कि झूठ अफवाह फैलाने में उसकी महारत हासिल है, बहुत झूठ बोलता है, दिन रात झूठ बोलता है, हर वक्त झूठ बोलता है, पूरे देश में माहौल बनाया। ये मोदी महोदय प्रधानमंत्री, वो SC/ST का आरक्षण ही इन्होंने ख़त्म कर दिया। बताइए, किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। उसने SC/ST एक्ट में थोड़ा सा एक संशोधन कर दिया। उसको ये गद्दार राहुल जो है, ये झूठ फैलाया कि मोदी जी ने SC/ST का, यानी अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण ही समाप्त कर दिया। और वो रावण जो है ना, एक तो है रावण कहलाता है, पता नहीं किसी ने उसका नाम रावण रख दिया, और लेकिन हाँ, उसको चरित्र तो वैसा ही दिखता है। तो दोनों ने मिलकर के इसी झूठ अफवाह की वजह से बड़ी हिंसा फैलाई, काफ़ी लोगों की जानें गई थी उसमें। तो ये देश का बहुत बड़ा गद्दार है ये, और लुटेरा तो है ही, और भी इसके अभिशाप हैं, और भी इसके अभिशाप हैं।
वो यानी अमेरिका के बोस्टन शहर में यह नशीली दवाओं की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था, यानी ड्रग स्मगलिंग जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। लेकिन जिस प्रकार ये मोदी जी इसे इन देश के दुश्मनों को बचा रहे हैं, तो ये परिपाटी पहले से चली आ रही है। तो वाजपेयी महोदय प्रधानमंत्री के रूप में जब ये पकड़ा गया ड्रग स्मगलिंग करते हुए, तो अपने प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए वो छुड़ाया था। अब बताइए, और ये ख्वाब देख रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री पद का। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन खुद बताएं कि एक ड्रग स्मगलर जो है अब हमारा आपका प्रधानमंत्री बनेगा, और वो भी किसकी बदौलत? इस बीजेपी की बदौलत, जो वाजपेयी ने जो इसको छुड़ा लिया था। अब उस दाग को बीजेपी भी धुल देगी, और जेएनपीसी तो खैर धुल ही रही है। ये गद्दारी बीजेपी की अपने देश के खिलाफ है। यदि उसी वक्त जो है ड्रग स्मगलिंग में वो बंद हो गया होता, तो भारत से ये कलंक जो है वो छूट गया होता। लेकिन भारत के ऊपर अब ये कलंक ये मंडरा रहा है कि चूंकि ये बराबर ये सत्ता वापसी करके इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। कौन? ड्रग स्मगलर, वो राहुल गांधी। और देश के खिलाफ गद्दारियों की एक मैंने हर वक्त जो है यह सक्रिय रहता है। देखिए, ये बातें पहले भी कही गई हैं और आगे भी बताया जाएगा। लोगों को जगाने के लिए जरूर बताया जाएगा, कई बार बताया जाएगा। जितना आवश्यक होगा उतनी बार ये बताया जाएगा कि डोकलाम के मुद्दे पर करीब 2.5 साल पहले भारत और चीन के बीच में तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी। उस वक्त ये गद्दार राहुल गांधी अपने युद्ध और तनातनी जैसी स्थिति में भी अपने दुश्मन चीन के राजदूत से चोरी छिपे रात के 12 बजे के आसपास वो मिलता है। जो बात ये उठी तो वो इनकार कर रहा था, झूठ बोल रहा था कि नहीं मिले। लेकिन जब काफ़ी मीडिया इत्यादि के द्वारा काफ़ी घेरा गया, घेरघार हुई, तब जाके कबूला कि हाँ मिले थे। अब ये देश उससे पूछे कि जिस समय अपने दुश्मन चीन से युद्ध और तनातनी जैसी स्थिति है, तो वह क्या मिलने गया था? तो चीज़ें परत दर परत अब तो खुलती आ रही हैं। इसके पहले यह देश जानता होगा कि जब यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी 2004 से 2014 वाली, उसमें ये राहुल गांधी अपने जीएनपीसी की ओर से और चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से एक समझौता किया। उस समझौते में इसने उस चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से रिश्वत लिया, घूस लिया, और वो सीधे नहीं, राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए। तो उसी के संबंध में निश्चित होगा कि ज्ञान कुछ और पैसे दो, कुछ और गद्दारी करेंगे। और वो भी किस समय? जब भारत के खिलाफ चीन के साथ युद्ध और तनातनी जैसी स्थिति हो, तब वो चोरी छुपे अपने दुश्मन चीन के राजदूत से मिलता है। देख लीजिए, ये पिछले साल जो लद्दाख के मामले में वैसी स्थिति करीब ये थी। अच्छा, वो डोकलाम का मुद्दा तो लगभग शायद 100 महीने चला था, और ये तो 5-6 महीने चला लद्दाख वाला मामला। आइए, बराबर जो है जो चीन की जो एक प्रोपेगेंडा और झूठ की मशीन है, उसका नाम है ग्लोबल टाइम्स। उसी की गलत, झूठी और अफवाह भरी बातों को आधार बना करके चीन के पक्ष में भारत के खिलाफ ये माहौल बनाता रहा। इस प्रकार उस समय भी जिसमें भारत और चीन के बीच में तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी पिछले साल लद्दाख के मामले पर, तो ये
ये गद्दार राहुल गांधी चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ माहौल बना रहा था। और तो इसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो तो अपनी ही सेना के खिलाफ सबूत मांगना, उसके शौर्य और पराक्रम को नीचा दिखाना। बालाकोट स्ट्राइक हुई तो फिर वही गद्दारी, अपनी सेना का सबूत मांगना और उसके शौर्य और पराक्रम और मनोबल को नीचा दिखाना। तो तमाम ऐसी हैं। अपने सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलवाना और दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए राजदूत नवजोत सिद्धू को भेजना, और किसको गले लगाने के? बाजवा, जो पाकिस्तान का वो थल सेनाध्यक्ष है, जिसके पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे देश के मासूम भारतीय भाई बहनों, बच्चों की हत्या करते हैं। उसको गले लगाने के लिए अपने दूत वो नवजोत सिद्धू को भेजता है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ये खुद तय करें, खुद देखें गौर से कि इससे बड़ा गद्दार कौन होगा। इसकी सभाओं में अक्सर जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। भारत को हर वक्त ये नीचा दिखाता है। जब विदेशों में जाता है भारत को हर वक्त ये नीचा दिखाता है। अभी आप देखते होंगे कि ये खुद और सोनिया और प्रियंका और इसके द्वारा स्थापित जो मीडिया है, एनडीटीवी, न्यूज़ 24, आज तक, भारत को हमें कोरोना के मामले में जबकि यह देश संघर्ष कर रहा है, हम जाने गंवा रहे हैं, और देश को बदनाम करने की साजिश ये खुद और ये टीवी चैनल वाले कर रहे हैं। तो ये देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। लेकिन मेरे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, यदि हम इसी का वर्णन करके रुक जाएं तो हमारे मुल्क के साथ बहुत बेइंसाफी होगी। क्योंकि शासन में कौन बैठा है? प्रधानमंत्री कौन है जिसके शासन के तत्वाधान में ये गद्दार और ये देश विरोधी चैनल जो है अपनी देश विरोधी हरकतों में सक्रिय हैं? मोदी जी के शासन के अधीन में ये देश विरोधी चैनल और मीडिया काम कर रहा है, और ये गद्दार जो है खुलेआम देश के साथ लगातार गद्दारी करते जा रहा है, निर्बाध रूप से अनब्राइडल्ड कर दिया जा रहा है मोदी जी के शासन में। और बीजेपी देखिए, अब इसकी बीजेपी की गद्दारी देखिए। बीजेपी इस गद्दार राहुल गांधी को गद्दार के देश के गद्दार के रूप में बेनकाब न होने पाए, एक बहुत बड़ी साजिश कर रही है। इस चीज़ को हमारे आदरणीय भारतीय अवाम बहुत ही गौर से समझे। इतनी खतरनाक देश के दुश्मन और गद्दार को ये पप्पू के रूप में पेश करने की साजिश इसकी चल रही है बीजेपी की। अब किसी आदमी को कोई आदमी पप्पू समझेगा, नासमझ समझेगा और इमेच्योर और अकल का कच्चा समझेगा, तो कैसे उसको गद्दार मानेगा? ये बात है ना। YouTube पर आप जाइए तो उसको पप्पू साबित करने के लिए तमाम जोक्स जो है आपको मिलेंगे। ये बीजेपी की साजिश है कि भाई इसको पप्पू मानो, ये देश का गद्दार नहीं है। देखिए, तो उसको बचाने की और इसके प्रवक्ताओं से पूछिए, कोई पूछता है भाई कि अरे भाई इतनी गद्दारी कर रहा है और आप लोग कुछ करते नहीं हैं, तो इसके प्रवक्ता कौन? एक प्रवक्ता ऐसा है तो गौरव भाटिया कैसे बचाता है इसको, इस गद्दार राहुल को। कहता है 52 वर्ष का अपरिपक्व बालक। बताइए, ये कहने की आवश्यकता है? अरे, और ये ऐसा क्यों?
ये बीजेपी नाम तो लेती है देश का, नाम तो लेती है माने देशभक्ति का, नाम तो लेती है राष्ट्रवाद का, लेकिन हर वक्त जो है वो चिंता करती है, बचाती है देश के दुश्मनों को। ये इतना बड़ा छल, इतना बड़ा विश्वासघात, इतना कपट जो है ये व्यवहार चल रहा है बीजेपी का अपने मुल्क भारतवर्ष के खिलाफ और अपने भारत और हमारे आम जो है यानी भारतीयों के खिलाफ, गरीब कमज़ोर मजलूम भारतीयों के खिलाफ ये साजिश चल रही है बीजेपी। और अब चूंकि सत्ता से बाहर है तो इसका ये जेएनपीसी का ये इतिहास रहा है कि देश को तकलीफ दे करके ही, चाहे देश को बांटना हुआ, लोगों की हत्याएं करवाना हुआ और देश में तोड़ फोड़ हिंसा फैलाना हुआ, इसी के जरिए ये सत्ता वापसी करती रही है। ये इसका इतिहास रहा है। देश को बांट करके नेहरू ने सत्ता हथियाई और 25 से 30 लाख लोगों के लाश, 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की लाश और 3 करोड़ से ऊपर हमारे अपने भारतीय भाई बहनों के उजड़े हुए घर के मंजर पर वो सत्ता हथियाए और गद्दार नेहरू। 84 में हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम या कत्लेआम करवा करके वो गद्दार राजीव गांधी सत्ता की वापसी करता है। अब जब ये सब सत्ता से बाहर हैं तो किसी न किसी बहाने, सीए के बहाने, हिंसा, बसों में आग लगा देना, तोड़ फोड़, अस्थिरता और फिर इसके बाद कृषि कानून के बहाने आंदोलन और भारत के ही जो है देश विरोधी ताकतें नहीं, विदेशियों के भी। आपने देखा होगा ग्रेटा थनबर्ग, मियाँ खलीफा और कौन कौन को जो खालिस्तानी आतंकवादियों के जो अड्डे हैं, कनाडा में भी हैं, कुछ अमेरिका में भी, सब मिल गए और आईएसआई भी कूद गई है इसमें। तो ये बराबर जो है इनकी गद्दारी चलती रहती है। अब ये अपने देशवासियों को देखने की बहुत आवश्यकता है कि किस तरह से ये व्यवहार करते हैं इनके साथ। अब जैसे सीए के मामले पर इतनी बड़ी हिंसा हुई और ख़ास करके जो दोबारा हिंसा भड़की थी तो एक आईबी का कर्मचारी था अंकित शर्मा, उसको सब खींच करके ले गए थे उस मकान के अंदर और लोग कहते हैं कि शायद 450 चाकुओं के द्वारा उसकी हत्या की गई थी। अब इसके लिए वो जो जिन तत्वों ने की थी वो केजरीवाल के आदमी थे। सीए पर अपने देश को खास करके और विशेष करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को भड़काने वाली ये सोनिया और उसी प्रकार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देखें ना कि इनको ये मोदी महोदय बचा रहे हैं, सोनिया को बचा रहे हैं, राहुल गांधी को बचा रहे हैं, प्रियंका को बचा रहे हैं। केजरीवाल जिन्होंने माने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिन्होंने लोगों को हिंसा करने के लिए भड़काया और हिंसा जिसने करवाई केजरीवाल, तो केजरीवाल को भी बचाया, सोनिया गांधी को भी बचाया, राहुल गांधी को भी बचाया, प्रियंका गांधी को भी बचाया मोदी महोदय ने। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह, ये इनकी देश के खिलाफ गद्दारी है। जैसे आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे
किसी समस्या का एक बहुत बड़ा पेड़ है, विश्व वृक्ष है, उसकी एक छोटी सी पत्ती तोड़ करके उसी पर हो हल्ला करिए कि ये अमानतुल्लाह या ताहिर हुसैन ने किया। अरे पेड़ की बात करना, उसको गिराओ। यदि ये केजरीवाल को गिरा दिया जाएगा, इसे राहुल गांधी को गिरा दिया जाएगा, सोनिया गांधी को गिरा दिया जाएगा, प्रियंका गांधी को गिरा दिया जाएगा, तो हजारों अमानतुल्लाह और हजारों ताहिर हुसैन अपने आप समाप्त हो जाएंगे, सीन से हट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, ये सिर्फ छोट भैयों को दिखाने के लिए उन पर कार्रवाई का दिखावा करेंगे, और वही चीज ये सब देश के गद्दार चैनलों को थमा देंगे और वही रट्टा मारेंगे। और देश के लोगों को बहुत बेवकूफ समझते हैं चैनल वाले कि जो ये कह देंगे लोग मान जाएंगे। अब देश के लोग जागरूक हो गए हैं, इन चैनल वालों की अपने देश के खिलाफ गद्दारी दिख रही है, और इनका भी हिसाब इस देश की जनता लेगी जरूर। इसके लिए वो तैयार रहे, नाकाबिल बर्दाश्त है। तो ये मोदी सरकार और श्री मोदी जी किस तरह से देश के दुश्मनों की रक्षा कर रहे हैं, और उनको जरा भी शर्म नहीं आती है कि वोट लिया है हमारी जनता से, वोट लिया है हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों से, मजलूम भारतीय भाई बहनों से, और रक्षा किसकी कर रहे हैं? देश के दुश्मनों की। और स्टिकर क्या लगाए हैं? राष्ट्रवाद का स्टिकर रखे हो, भारतीय संस्कृति का, राष्ट्रवाद का, राष्ट्रभक्ति का। तो स्टिकर हटा दीजिए, तो उनकी ये असलियत है। तो ऐसे लोगों की, और यही नहीं, जब भी वीडियो ये जारी होता है भारतीय जनता दल का, तो इनके सिखाए पढ़ाए, बीजेपी के सिखाए पढ़ाए छोट भैये जब आते हैं, पहले भी बताया गया था, कभी भी देश की बात नहीं करते हैं, कभी भी देशवासियों के मन आदरणीय भारतीय भाई बहनों की बात नहीं करते, जनता की बात नहीं करते हैं। हमेशा मोदी जी का क्या होगा, मोदी जी हट जाएंगे तो क्या होगा, योगी जी हट जाएंगे तो क्या होगा, मंदिर का क्या होगा, मंदिर का ट्रस्ट का क्या होगा, उस मठ का क्या होगा, जिसको यही पता नहीं है कि देश कितना बड़ा है, देश का महत्व क्या है। इनके लिए वही मंदिर का ट्रस्ट, मठ ही देश है। ये देख लीजिए। इसी प्रकार तो यदि ये किस तरह की अवधारणा को जन्म दे रहे हैं, और भी कट्टरवादी बैठे हुए हैं, वो बोलेंगे कि हमारा मस्जिद ही देश है, हमारा गुरुद्वारा ही देश है, हमारा गिरजाघर ही देश है। इस तरह की एक खतरनाक प्रवृत्ति को जन्म दे रहे हैं। तो कभी भी ये बीजेपी के अच्छा जो सिखाए पढ़ाए जाते हैं, तो निश्चित है कि उनके जो आका लोग, जो नेता लोग ये सिखाते हैं, तो उनकी मानसिकता को दिखाता है कि उनके लिए देश तो कुछ नहीं है, सिर्फ हर वक्त चिंता मोदी जी की और योगी जी की। और मोदी जी का क्या चरित्र है देश के परिप्रेक्ष्य में, ये हमारे आदरणीय भारतीय अवाम देख रही है। क्या क्या छल कपट कर रहे हैं मोदी जी देश के खिलाफ, ये जनता देख रही है। ऐसी बात नहीं। अब इन्होंने जो है सपाइयों को, बसपाइयों को पंचायत चुनाव के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था में किस तरह से इनके गुंडों को बिठाया है, यह भी उत्तर प्रदेश के भारतीय भाई बहन देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी का तो माहौल इस प्रदेश की आदरणीय भारतीय भाई बहनों ने तो देखा होगा ना, सिर्फ गुंडागर्दी। और गुंडागर्दी का आलम यह है कि
जिनकी वकालत करते हैं, खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज भी इनकी गुंडागर्दी का शिकार हुआ है। ये देश नहीं भूले। लखीमपुर खीरी में एक घटना है और कोई भी जाकर के इसको सत्यापित कर सकता है कि ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का परिवार था। उनकी बच्चियां थीं स्कूल जाने वाली। इन्हीं सिपाहियों की गुंडागर्दी से परेशान होकर के वो आत्महत्या करने को मजबूर हुई। तो ये तो एक नमूना है। ये समाजवाद इनका नहीं है, सिर्फ गुंडागर्दी है। जब शासन मिलता है तो इनके खास आदमी ही जो है वो थानों में हर दफ्तर में मिलते हैं और पुलिस का इस्तेमाल हमेशा अपने अपने विरोधियों के खिलाफ हमेशा करते हैं। यही चरित्र बहुजन समाज पार्टी का भी है और ये हमेशा जो है अपनी चिंता करेंगे, लूटपाट की चिंता करेंगे और जनता की कभी कभी है नहीं। और वैसे भी यदि विपक्ष में रहेंगे तो हमेशा जातिवाद, भारतीय समाज को बांटना, ये इनका चरित्र है। ये स्टिकर भरे लगा लें कि समाजवाद का है, बहुजन समाजवाद का, बहुजन समाज पार्टी। ये बहुजन समाज पार्टी की मायावती ये कैसे कह सकती है कि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वसूलों को लागू कर रही है? देश के लोग बताएं ना। बाबा साहब ने कहा था कि भाई इस देश को एक जातिहीन समाज की आवश्यकता है, उसको स्थापित किया जाना चाहिए, जातिहीन। और कितनी घोर जातिवादी है उनके वसूलों के खिलाफ यह देश देख रहा है। शासन आता है तब भी हर जगह, हर इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पर, वनरेबल पोजीशंस पर जो है उसके अनुसार जो उसी समुदाय के लोगों को बिठाती है। तो ये हर वक्त जो है बाबा साहब के सिद्धांतों की हत्या करती है। बताइए ये क्या बोली थी इसका काशीराम कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। क्या ये वो सिखाया था वो बाबा साहब ने? लेकिन जब देखा कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार से बात नहीं बनेगी तो उसी भारतीय समाज के ब्राह्मण कहे जाने वाले तबके को मिलाना शुरू किया, जिसको ये कहती रही कि इनको मारो जूते चार। तो ये इसका जो है बहुजन समाज है ही ये सिद्धांत, बिल्कुल छलावा। और क्या किया इसने? कुछ नहीं। और दूसरी बात है कि समाज में विखंडन करके देश चलेगा तो खैर ज़्यादा नहीं, वो भारतीय जनता दल को बताना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह है कि जरूरत इस बात की है कि सभी भारतीय भाई बहनों को अपना भारतीय भाई बहन समझकर वही सम्मान दे करके उनको गले लगा करके साथ में लाना है। और उसके कुछ तरीके भी बताए गए हैं कि विभिन्न आस्था वाले, विभिन्न समुदाय के लोग उनके माने जब भी उनको मौका मिले, माने हफ्ते में 2-1 बार उनके पास जरूर जाएं, उनके यहाँ थोड़ा सा पानी पिएं, थोड़ा खाना खाएं, आपस में बात करें। और देश को भारतीय एकता की ज़रूरत है। हम भी भारतीय हैं, आप भी भारतीय हैं। खाट पर बैठें, साथ में बैठें, बातचीत करें और इतना संदेश जरूर फैलाएं कि हमारे उन अमर शहीदों ने भी और बाबा साहब के सहयोग से जो संविधान बना वो भी, उसका भी आदेश है कि हम सभी लोग बराबर हैं, हम लोग एक ही हैं और भेद विभेद बहुत हो चुका। इस तरह का व्यवहार आप फैलाएं और सबको गले लगाना है भारतीयता के बंधन से। अब जब ये भारतीय एकता की बात चल पड़ी है तो सबसे अधिक दर्द हो रहा है
भारतीय जनता पार्टी। अब देश के लोग इससे पूछें कि भाई आखिर भारतीय एकता यदि आ रही है तो इससे तुमको दर्द क्यों हो रहा है? और तमाम दुष्प्रचार, जैसा कि मैंने कुछ सुने मारा, अब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं भाई हैं, ये फैला रहे हैं कि भाई भारतीय वाम ताकत दल आएगा तो मंदिर बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे भाई, सरकार का किसी मंदिर से क्या लेना देना? जो मंदिर बन रहा है वो बनता रहे, हाँ, लेकिन उसमें कोई दखल नहीं देगी सरकार। ये भारतीय वाम ताकत दल की सरकार आती है तो कोई उसका दखल नहीं रहेगा और जनता का पैसा भी नहीं लगेगा। मान लीजिए राम मंदिर बनना है तो राम मंदिर का एक ट्रस्ट है, न्यास है, और उस ट्रस्ट में योगदान करने वाले भी हैं, और उसके पास अपना फंड है, लेकिन सरकार अपना फंड उसमें लगाएगी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो सरकार के पास जो फंड है वो जनता का पैसा है। तो जनता का पैसा जनता के कल्याणकारी कामों के लिए है। तो ये जो ये करते रहे हैं योगी और मोदी महोदय कि जनता का भी पैसा उसमें वो लगाने की जो करते रहे हैं वो नहीं होगा। बाकी जो कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, मंदिर बनना है और ट्रस्ट बन गया, ट्रस्ट बनाएगा तो और ट्रस्ट के पास फंड भी है, पैसे भी हैं, करेगा वो। वैसे तो भारतीय वाम ताकत दल ने ये पहले भी कहा था कि जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मस्जिद हैं और जितने भी गुरुद्वारे और जितने गिरजाघर हैं, इनमें कभी कभी शिकायत आती है कि इनके पास इतना पैसा आता है, क्रिश्चियन मिशनरी को भी पैसा आता है अपने धर्मांतरण के मकसद से, मस्जिदों की भी शिकायत आती थी। तो भारतीय वाम ताकत दल का ये कहना है कि भाई इस सभी को भारतीय वाम ताकत दल की सरकार बाध्य करेगी कि आप सरकार के साथ जो है रजिस्ट्रेशन करवाइए, पंजीकरण करवाइए, और बगैर पंजीकरण के कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद, कोई भी गिरजाघर, कोई भी गुरुद्वारा चल नहीं सकता। अब उसमें कहाँ से फंडिंग आ रही है, कहाँ जा रही है, इसका पूरा ब्यौरा उनको रखना पड़ेगा और सरकार को दिखाना पड़ेगा, और सरकार का बिल्कुल एक विजिलेंट, बिल्कुल यानी हमेशा नज़र बनी रहेगी और यानी उसकी निगरानी हमेशा बनी रहेगी। तो कोई भी इस तरह की संस्था जो है सरकार की निगाह से उसकी निगरानी के बाहर नहीं होगी। ऐसा ये प्रयोग जो है कई देशों में है, खास करके सिंगापुर जैसे लोगों में। तो इस पर भी ये विचार कर सकती है भारतीय वाम ताकत दल जब उसकी सरकार हो, तो इस तरह की शिकायतें भी दूर हो जाएंगी। अक्सर ये कट्टरवादी जो तत्व है ना, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज का, हमेशा मस्जिद पर ही वो अपना अटैक करते रहते हैं, अपने मंदिरों पर नहीं करते हैं। उसी प्रकार वाइस वर्सा होगा। तो भारतीय वाम ताकत दल का स्पष्ट कहना है कि भाई अच्छा, और इनके पास काफ़ी पैसे हैं। अब जैसे पद्मनाभ स्वामी एक मंदिर है त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम केरल का, सुप्रीम कोर्ट ने एक टीम बनाई थी, उस टीम के चेयरमैन थे विनोद राय, जो कि CAG के चेयरमैन थे और काफ़ी ईमानदार आदमी थे। तो 1 लाख करोड़ का सोना मिला है और अभी निकालना बाकी है। तो काफ़ी संपत्ति यानी इन स्थानों पर है। यदि वो संपत्ति जो है यदि निकाली जाए तो देश के बहुत काम आ सकती है और देश को आवश्यकता भी है। तो ये सभी का कुछ संभव है, और किसी के प्रति विद्वेष की भावना से नहीं, सबको रेगुलेट करने के लिए, नियमित करने के लिए। तो जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मस्जिद हैं, जितने भी गिरजाघर, गुरुद्वारा हैं, सब जो है पंजीकरण और निगरानी के अधीन होंगे। कोई भी इसके बाहर नहीं होगा और इस तरह की सारी समस्याओं का हल वो निकल आएगा। तो ये भी है। और कुछ लोग बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय वाम ताकत दल बराबर कहा है कि जब ये पहले कह चुका है कि भाई धर्म जो है ये हिंदू सनातन धर्म नहीं है,
इस्लाम भी धर्म नहीं है, ईसाई भी धर्म नहीं है, सिख भी धर्म नहीं है। ये क्या है? अधिक से अधिक मजहब हो सकते हैं, ये आपके सेक्ट हो सकते हैं, रिलीजन हो सकते हैं, और सबसे उत्तम ये रहेगा कि इनको पंथ कहिए। पंथ हैं, यानी हिंदू सनातन भी एक पंथ है, इस्लाम भी एक पंथ है, ईसाई भी पंथ है, सिख भी एक पंथ है। सेक्ट, जिसको अंग्रेजी में सेक्ट कहेंगे, हैं? तो धर्म ये सब नहीं है। तो फिर धर्म क्या? हमारा जो है धर्म के माने होता है कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा फर्ज क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, ये धर्म होता है। तो इसमें प्रत्येक नागरिक को सिर्फ एक ही धर्म निभाना है, वो है राष्ट्रधर्म। राष्ट्रधर्म से मतलब कि इस देश की, इस मुल्क के प्रति मोहब्बत और अपने मुल्क जो है, ये भारतवर्ष जो है, कि हमारा ये जितनी भी हमारी मान्यताएं हैं सबसे ऊंचा। जैसे हम मानते हैं कि भाई हमारे लिए भगवान या विष्णु भगवान या शंकर भगवान बहुत ऊंचे हैं, ये मानता है ना। या हमारे जो हिंदू सनातन आस्था के अनुसार कि हमारे वेद हैं, पुराण हैं, गीता है, रामायण है, ये बहुत सर्वोच्च हैं। भारतीय जनता दल कह रहा है कि देश को इनसे भी ऊंचा मानना होगा, और यही जज्बा हमारे उन अमर शहीदों का था। हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलू। उनके लिए मुल्क सबसे ऊंचा, मुल्क के बराबर या मुल्क से बड़ा कुछ भी नहीं। ये जज्बा हर एक भारतीय भाई बहन के दिलो दिमाग पर, उसके जहन में आने की परम आवश्यकता है। पंथ के लिए उसने बताया है, पंथ का अनुसरण अपनी व्यक्तिगत आस्था के अनुसार घर के अंदर करिए, जो भी आपको पसंद आता है। आप पूजा करिए, अर्चना करिए, घंटी बजाइए, धूपबत्ती दिखाइए, अगरबत्ती दिखाइए, जो भी आप करते हैं, या इबादत करिए, सिजदा करिए, नमाज पढ़िए, जो भी आपको पसंद आता है घर के अंदर। लेकिन घर के बाहर निकलते ही, घर की चौखट के बाहर निकलते ही ये सब कुछ घर में ही रह जाना, छूट जाना। वो निकलते ही हमारा जीवन सामूहिक हो गया, और जो सामूहिक जीवन हमारा शुद्धतः भारतीय या राष्ट्रीय होगा, वहाँ इसके लिए कोई जगह नहीं है, कोई भूमिका की इजाज़त नहीं है। हम भारतीय, बस भारतीय। वहाँ ये कदाप नहीं चलेगा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, ये सब नहीं चलेगा। ये तो सिखा रहा है बराबर भारतीय जनता दल। इसकी परम आवश्यकता है, और भारतीय एकता की जरूरत है। तो कुछ मैंने सुखद समाचारों की भी बात कर ली जाए, तो कोई गांव का मैंने एक फ़ोन आया था भारतीय जनता दल के पदाधिकारी के पास कि ये बीजेपी के छूट भैये या करके दुष्प्रचार कर रहे हैं, और दुष्प्रचार बस एक ही करते हैं, वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ ही प्रचार करते हैं कि साहब ये भारतीय जनता दल इनका पक्ष लेती है, और नहीं जानते हैं कि ये आएंगे तो आपकी ज़मीन वो हड़प लेंगे, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो चूँकि भारतीय एकता का ये संदेश जो भारतीय जनता दल दे रहा है, और भारतीयता का जो भाव ये पैदा कर रहा है, उसके जो है मैंने उससे प्रेरित हो करके हमारे गांव गिराज के भी लोग जो है वो उसको समझ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन को ये नहीं वो हड़पने आए थे,
मैंने गांव गिराज के लोगों ने ये कहा कि हमारी ज़मीन को ये इस्लाम आस्था से कोई नहीं आया था। हमारी ज़मीन को हड़पने आए थे सपा के लोग, बसपा के लोग, इवन जीएनपीसी के लोग और बीजेपी के लोग। और ये आपसी भाईचारा ने ही जो है इनसे जो है हमारी ज़मीनों की संपत्ति की रक्षा की। ये उस गांव के लोगों ने बताया, उस बीजेपी के सिखाए पढ़ाए छोट भाइयों। तो आप कृपया यहाँ से चले जाइए। और इसी तरह की जागृति हो रही है। तो हमारे गांव गिराज के भी भारतीय भाई बहन इस विषय में जागृत हो रहे हैं कि भाईचारा, भारतीयता आधारित भाईचारा की बहुत ज़रूरत है। इन सभी समाज विरोधी तत्वों का माकूल जवाब देने के लिए धीरे धीरे ये खास करके हमारे पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में यही भारतीयता आधारित भाईचारा सद्भाव को लाने की सख्त आवश्यकता। अब वहाँ के ये निवेदन है भारतीय जनता के दल का कि हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं केरल में रहने वाले, तमिलनाडु में रहने वाले, पश्चिम बंगाल में रहने वाले, खास करके वो भारतीयता के अलग जगहें, भारतीयता के सूत्र में बंधें, सबको साथ में लाएं, अपवाद में किसी को न छोड़ें और सभी को भारतीय भाई बहन मानकर एक साथ हों और एक साथ होकर के इन काले अंग्रेज भगत सिंह की बात को कदापि नहीं भूलना है। काले अंग्रेज ये बीजेपी, जीएनपीसी, वामदल, सपा, बसपा, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस, शिवसेना, वाईएसआरसी, टीडीपी, डीएमके, एआईएडीएमके, अकाली, सबको, चूंकि सभी ये काले अंग्रेज हैं। ये चेतावनी, ये सीख, ये प्रेरणा हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने दी है। उस काम को पूरा करना ही है, दूसरी आज़ादी लानी ही है। मत पेटी पर इनको शिकस्त देना शुरू करना है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।